नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एसएस विद राजेश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, हमने एचएसएससी जीके के लिए हिस्ट्री पार्ट स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री से हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में पढ़ लिया है। जैसा आपने पढ़ा है कि बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं वो खुद ही नवाब बन बैठे और उन्हें बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई? 1765 में। पहला क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किस वर्ष प्राप्त हुई? 1765 में। अब आप कहेंगे ये दीवानी का मतलब क्या है, जो कि एग्जाम में कई बार आता है। दीवानी का मतलब है राजस्व वसूलने का अधिकार। एनसीईआरटी क्वेश्चन है भैया, एनसीईआरटी 8th क्लास से, कि दीवानी क्या है? राजस्व वसूलने का अधिकार। अर्थात 1765 में, आपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के शासकों के साथ एक संधि की, जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। कब हुई? 12 अगस्त 1765 को। और इस इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी को दीवानी प्राप्त हुई। अब आपको अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ गया होगा कि कंपनी को दीवानी किस संधि के तहत प्राप्त हुई? इलाहाबाद की संधि के तहत। और आपने जाना था कि इलाहाबाद की संधि के तहत अब अंग्रेज बंगाल से राजस्व वसूल सकते हैं लोगों से। अब कंपनी ने राजस्व वसूलने के साथ साथ अपने शासन को फैलाने की भी सोची। भाई पैसा पैसा नहीं कमाना है, भारत पर शासन भी करना है। अब भारत पर शासन को फैलाने के लिए अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? आपने जाना कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे। उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी प्रशासकीय इकाइयां बनानी स्टार्ट कर दी। यानी भारत को अच्छे से गवर्न करने के लिए प्रशासकीय इकाइयां बनानी स्टार्ट कर दी, और उन प्रशासकीय इकाइयों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। अब अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, प्रेसिडेंसी क्या है? आप बताएंगे प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी शासन के दौरान प्रशासकीय इकाइयां हैं। अब अगला क्वेश्चन रिपीटेड, एचएसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है कि कंपनी के शासन के दौरान कौन कौन सी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी? तो आपको पता है बंगाल, मद्रास और बंबई, 3 प्रेसिडेंसी। यानी आप समझ गए होंगे कि प्रेसिडेंसी मतलब 3 शासकीय इलाके थे जहां से कंपनी भारत के अलग अलग इलाकों पर आसानी से शासन कर सकती थी। अब क्या होता था? यानी कंपनी ने अब राजस्व वसूलने के साथ साथ भारत पर शासन फैलाना भी स्टार्ट कर दिया। शासन फैलाने के लिए प्रेसिडेंसी बनाई, 3 प्रेसिडेंसियां बनाई। अब अगला पॉइंट है कि प्रेसिडेंसियों के शासन को कौन संभालता था? प्रेसिडेंसियों के शासन को संभालने के लिए बंगाल जो है उसके अंडर बंगाल का गवर्नर बनाया गया। गवर्नर से अब गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी तीनों प्रेसिडेंसियों का हेड कौन होता था? गवर्नर जनरल। और मद्रास और बंबई में गवर्नर भी होते थे जो गवर्नर जनरल के अंडर काम करते थे। तो तीनों प्रेसिडेंसियों का हेड गवर्नर जनरल कौन बनाया गया? यानी रॉबर्ट क्लाइव के बाद पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? तो आपको पता है वॉरेन हेस्टिंग्स। आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? आपको पता है ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना। भारत में आप बताएंगे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बना। उसके बाद कब बना? 1772 में। अब आगे आप जानेंगे कि
बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत पर या अलग अलग प्रेसिडेंसियों पर अच्छा शासन करने के लिए कौन कौन से सुधार किए? वॉरेन हेस्टिंग्स का न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने भारत की न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अदालती व्यवस्था में दो प्रकार की अदालतें स्थापित की, फौजदारी अदालतें और दीवानी अदालतें। आप जानते हैं फौजदारी क्रिमिनल कोर्ट होते हैं और ये सिविल कोर्ट होते हैं। अब अगला पॉइंट जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा किए गए अदालती सुधार के अनुसार दीवानी अदालत कौन संभालता था? दीवानी अदालत संभालने के लिए कलेक्टर होते थे और फौजदारी अदालत संभालने के लिए काजी और मुफ्ती होते थे। लेकिन कलेक्टर के अंडर होते थे वो भी, यानी कलेक्टर उनके काम की भी देखरेख करता था दीवानी अदालत के अलावा। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। ये गया है यहां पर, रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया? आप बताएंगे 1773 में। आगे इसके तहत क्या किया गया? यानी रेगुलेटिंग एक्ट भारत के संवैधानिक विकास का सबसे पहला स्टेप है। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको करवाऊंगा मैं। संवैधानिक विकास का पहला स्टेप है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या किया गया? भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया? कोलकाता में। कब किया गया? 1784 में। यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। कहां पर? कोलकाता में। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कि एक सबसे बड़ी अपीलीय अदालत भी थी। कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपीलीय अदालत भी थी। इसके पहले चीफ जस्टिस कौन बनाए गए? एलियाज हिम्पे। कई बार एग्जाम में पूछा है हमने। एलियाज हिम्पे जो है सबसे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे? एलियाज हिम्पे। आई होप कि आपको यहां तक का पॉइंट समझ आया होगा कि किस प्रकार कंपनी ने दीवानी प्राप्त करने के बाद भारत पर अलग अलग प्रेसिडेंसियों पर शासन करना स्टार्ट किया गया। शासन करने के लिए गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स बना। उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया भारत में, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया कोलकाता में। सीजे कौन बने? एलियाज हिम्पे। आगे बढ़ते हैं। अब अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने देखा कि भारत पर अगर उन्होंने शासन फैलाना है तो कुछ कूटनीतिक संधियां करनी होंगी, यानी कूटनीतियां बनानी पड़ेंगी। तो कूटनीति के तहत अब अंग्रेजों ने प्रशासन के अलावा कूटनीतिक संधियां भी बनाई। पहली संधि का नाम है सहायक संधि। कूटनीतिक नीति सहायक संधि। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि सहायक संधि की नीति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया। उसके बाद सहायक संधि की नीति लागू किसने की? वेलेस्ली ने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार डिक्टो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सहायक संधि की नीति जो कि भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल रहे 1798 से 1805 तक, उन्होंने कब लागू किया? कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि सहायक संधि की नीति जो वेलेस्ली ने लागू की कब की? 1798 में। संधि की शर्तें क्या थी? यानी संधि, सहायक संधि थी क्या? सहायक संधि के तहत भारतीय शासकों को एक सहायक सेना रखनी पड़ेगी। अर्थात अगर भारतीय शासक किसी से लड़ाई झगड़ा युद्ध करते हैं तो उन्हें एक अंग्रेजी सेना रखनी पड़ेगी। ये फोर्स है कि उनको रखनी ही पड़ेगी, और बदले में सेना के बदले टैक्स देना पड़ेगा, और यदि बदले में उसका टैक्स नहीं चुका पाए तो उसके एरिया को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेंगे अंग्रेज। ये देखो कैसी नीतियां हैं अंग्रेजों की। ये सहायक संधि की नीति है।
अब अगला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एग्जाम में पाया है, पूछा जाता है कि सहायक संधि की नीति को मानने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। उसके बाद ये मैच में भी आ सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अवध के नवाब ने सहायक संधि कब मानी? 1801। मराठों ने यानी मराठों में बाजीराव द्वितीय ने 1801 में। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किस मराठा शासक ने सबसे पहले सहायक संधि की नीति अपनाई? आप बताएंगे बाजीराव द्वितीय ने। उसके बाद मैसूर को तो आपको पता है, जब मैसूर के बारे में हमने पढ़ा था, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में हो गई थी। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों ने मैसूर के साम्राज्य को अपने शासन में मिला लिया था। हमने पढ़ा था मैसूर के अलग अलग इलाकों को। तो उस पर मैसूर पर सहायक संधि 1799 में। और उसके बाद अगला पॉइंट, भोंसले और बरार। भोंसले आपने पढ़ा था कि मराठा प्रेसिडेंसी हुआ करती थी और अलग अलग प्रेसिडेंसियों में अलग अलग मराठा शासक शासन करते थे। बरार पर कौन शासन करते थे? भोंसले। आपने आशा भोंसले का नाम सुना होगा। बरार जो दक्षिण की एक सल्तनत हुआ करती थी, बरार पर कौन शासन करता था? भोंसले। और उन्होंने सहायक संधि कब अपनाई? 1803 में। अब दो क्वेश्चन हो गए यहां पर। एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि भोंसले जो मराठा शासक थे वो कहां पर शासन करते थे? आप बताएंगे बरार पर। और आपने जाना कि उन्होंने कब सहायक संधि अपनाई? 1803 में। और सिंधिया कहां पर शासन करते थे? ग्वालियर में। उन्होंने सहायक संधि कब अपनाई? 1804 में। और जाते जाते लास्ट पॉइंट आज का कि डलहौजी की लैप्स की नीति, विलय की नीति और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अंग्रेजी में भी आ सकता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कई बार एग्जाम में आता है। अब सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि सहायक जो विलय की नीति है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, किसने लागू की? आप बताएंगे डलहौजी ने। कब की? 1848 में। गवर्नर जनरल यानी किसने लागू की? ये पहले ही पढ़ चुके, डलहौजी ने। शर्तें क्या थी? ये नीति क्या थी? इसके तहत यदि किसी भारतीय शासक का पुत्र वारिस नहीं है, यानी उसका उत्तराधिकारी पुत्र नहीं है, भगवान की यानी उससे अगर कोई पुत्र उसको नहीं हुआ, तो उसका इलाका अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेंगे। और आपने झांसी की रानी एपिसोड में देखा होगा। अब अगला पॉइंट है कि अंग्रेजों ने किन किन भारतीय रियासतों को लैप्स की नीति के तहत अपने शासन में मिला लिया था, अपने साम्राज्य में। सबसे पहले उन्होंने सतारा को मिलाया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाएगा। सबसे पहले लैप्स की नीति अंग्रेजों ने किस स्थान पर लागू की, यानी किसको मिलाया? सतारा, महाराष्ट्र का, जो 1848। और अगला संबलपुर 1850, नागपुर 1853 और झांसी। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि झांसी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत कब मिला है? 1854 में। अवध को 1856 में। अब आप अगला पॉइंट आता है कि क्या अवध में भी ऐसा था कि जो वहां के शासक के पास पुत्र नहीं था? नहीं, अवध को अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगा करके अपने साम्राज्य में मिलाया। यानी उन्होंने कहा भाई जो अवध का शासक है वो अच्छे से शासन नहीं कर रहा है, जनता उससे आजाद होना चाहती है और उनको आजादी दिलाने के लिए हम अवध को अपने में साम्राज्य में मिलाएंगे ताकि वहां की जनता चैन की सांस ले सके। इस प्रकार आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से किस जगह पर अंग्रेजों ने कुशासन के द्वारा लैप्स की नीति के तहत यानी लैप्स की नीति लागू की कुशासन के लिए? आप बताएंगे अवध। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, सभी पॉइंट समझ आए होंगे। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग। थैंक यू वेरी मच।